हेलो गाइस, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल द साइंस टीच में। हमारी जो रिवीजन क्लास का सेगमेंट चल रहा था, इसमें अपने चैप्टर चल रहा था चैप्टर 3, जिसका नाम है मानव जनन। तो इस मानव जनन में अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? अपन ने पढ़ लिया था इसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तक। अब अपन इन फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर बनने वाले गेमेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि गेमेट्स कैसे बनते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर, इसका नाम है क्या? युग्मक जनन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अपन क्या? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ से भी दो प्रश्न बनते हैं कि शुक्र जनन की क्रिया को समझाओ या फिर अंड जनन की क्रिया की समझाओ, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि शुक्र जनन या फिर अंड जनन में क्या लिखिए? अंतर लिखिए, 3 या 4 अंतर इनके अंदर पूछता है। ठीक है, तो युग्मक जनन की अपन सीधी सी बात करते हैं। युग्मक जनन का मतलब क्या होगा कि युग्मकों का क्या होना, गैमेट्स का क्या होना, निर्माण होना। तो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? युग्मक जनन। अब युग्मक कितने होंगे? दो, मेल और फीमेल में। तो मेल में जो युग्मक होगा उसका नाम होगा क्या? शुक्राणु। तो शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को बोला जाता है क्या? शुक्र जनन। बोले तो स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्र जनन क्रियाओं की अगर बात करें तो शुक्र जनन की पहले परिभाषा की बात करें तो शुक्र जनन का मतलब क्या है कि शुक्राणु का बनना। अब शुक्राणु कौन बनाएगी? तो शुक्राणु बनाएगी कौन? शुक्राणु मात्र कोशिकाएं, जिनको अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्या? स्पर्मेटोगोनिया। अब एक ध्यान रखना कि जो शुक्र जनन है वो मेल के अंदर कब स्टार्ट होगा? जब वो मेच्योर हो जाएगा, कह सकते हैं जब उसकी प्यूबर्टी अवस्था आएगी, जब वो यौवनारंभ आएगा, तब उसके अंदर क्या होगा? ये शुक्राणु मात्र कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु का क्या होगा? निर्माण होगा। देखो, अपन ने जब वर्षण की संरचना पढ़ी तो वर्षण की संरचना में अपन ने देखा था कि ये वर्षण की एक बालिका नी, उसके अंदर क्या होती है? शुक्र जनन नलिकाएं। शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर ये तो हो गई अपने पास सर्तोली कोशिका, और ये क्या थी? गोलाकार शुक्राणु मात्र कोशिकाएं। ठीक है, तो शुक्राणु मात्र कोशिकाओं में ही लगातार विभाजन होने से क्या बनेंगे? अपने पास में शुक्राणु बनेंगे। जैसे मान लो ये अपने पास में क्या है? एक शुक्राणु मात्र कोशिका है। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे? अपनी संख्या बढ़ाएंगे। कौन से विभाजन से? संख्या में वृद्धि कौन से विभाजन से होती है? समसूत्र विभाजन से। ठीक है, तो अपनी संख्या में क्या कर रही है? वृद्धि कर रही है। मतलब ये कौन सी अवस्था इसकी? गुणन प्रावस्था। और यहाँ होने वाले सारे विभाजन कौन से हो रहे हैं? यहाँ पर समसूत्री विभाजन। और इस कोशिका का नाम, इन सभी कोशिकाओं का नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। तो शुक्र जनन की जो पहली प्रावस्था आती है इसका नाम ही क्या है? गुणन प्रावस्था, जिसके दौरान क्या होता है कि शुक्राणु मात्र कोशिका है, या बोल सकते हैं अपन स्पर्मेटो जो गोनिया है वो अपनी संख्या में वृद्धि करेगी। कौन से विभाजन से? समसूत्री विभाजन से। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आती कौन सी अवस्था? वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था में क्या होगा कि इन्हीं में से एक कोशिका है वो आकार में क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और जो कोशिका आकार में बड़ी होगी उस कोशिका को अपन बोलेंगे यहाँ पर क्या? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। हिंदी में बोलेंगे इसको क्या? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। अब यहां से स्टार्ट हो जाता है अपने पास में कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। देखो, अगर मनुष्य की बात करें इनमें सब में कितने थे? क्रोमोसोम में 46, इसमें भी कितने रहेंगे? 46, क्योंकि अभी तक कौन सा विभाजन चल रहा है? ओनली समसूत्री। अब होगा यहाँ पर कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री फर्स्ट। अर्धसूत्री फर्स्ट होने से यहाँ पर दो सेल बनेगी। इन दोनों सेल को बोला जाएगा क्या? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, और द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में वापस से क्या? अच्छा, इनमें कितने क्रोमोसोम रहेंगे? 23। इनमें वापस से कौन सा विभाजन होगा? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन 2 बार होता है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होने के बाद इन दो से क्या बन गई अपने पास में? 4 सेल बन गई। और ये जो 4 सेल बनकर आई है अपने पास में, इसको बोलते हैं क्या? स्पर्मेटिड। हिंदी में बोले तो शुक्राणु पूर्वी। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो अवस्था है उसको बोलेंगे अपन क्या? कायांतरण। इसमें क्या होगा कि अपने पास में जो 4 स्पर्मेटिड बने हैं, मतलब शुक्राणु पूर्वी बने हैं, गोल और अचल, उनसे क्या बनेंगे अपने पास में? शुक्राणुओं का क्या हो जाएगा? निर्माण। तो अपने पास में देखो कितने शुक्राणु बन गए? 4। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने शुक्राणु बनते हैं? 4।
एक स्पर्मेटोसाइट से भी कितने शुक्राणु बनते हैं? 4। एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे? 2। ठीक है, और एक स्पर्मेट्री से कितना शुक्राणु बनता है? 1। और इन शुक्राणुओं में क्रोमोसोम कितने रहेंगे? 23। और इनमें कितने रहेंगे? 23, क्योंकि जहां से अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट हुआ उसके बाद वाली सभी स्टेज के अंदर क्रोमोसोम कितने रहेंगे? 23 रहेंगे। अब समझ में तो आ गया था, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे अपन? तो क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले क्या बताओगे? इसकी परिभाषा बोलो कि शुक्राणु मात्र कोशिकाओं द्वारा शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहते हैं। स्टार्ट करोगे कि शुक्र जनन की प्रक्रिया को 3 प्रावस्थाओं में बांटा गया है, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और तीसरा है इसके अंदर कौन सा? कायांतरण। गुणन प्रावस्था में क्या होगा? ठीक है, अच्छा कायांतरण बोल दो, या यहाँ पर इसी को बोलते हैं कौन सी अवस्था? परिपक्व अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है, मैच्योरेशन भी बोलते हैं। गुणन प्रावस्था में क्या होगा कि शुक्राणु मात्र कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करती है। संख्या में वृद्धि करने के दौरान बहुत सारी क्या बना लेगी? स्पर्मेटोगोनिया बना लेगी। ठीक है, इतना सा हो गया गुणन में। फिर वृद्धि प्रावस्था में बात करें तो कुछ स्पर्मेटोगोनिया अपने आकार में क्या करती है? वृद्धि करती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। इन प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, जिससे कि 2 कोशिकाएं बनेगी, जिसको अपन बोलेंगे द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद में नेक्स्ट परिपक्व अवस्था आएगी, उसके बाद में क्या होगा कि द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। सेकंड होने के साथ में इनमें क्या होगी? 4 कोशिकाएं बनेगी, इनको बोलेंगे स्पर्मेटिड या शुक्राणु पूर्वी बोलेंगे। ठीक है, अचल होंगे, गोलाकार होंगे। फिर इसके बाद में इसी अवस्था में आगे क्या होगा? कायांतरण। कायांतरण का मतलब इस संरचना का इसमें बदलना, ठीक है ना, स्पर्मेटिड का शुक्राणु में बदलना। तो चारों स्पर्मेटिड इसमें बदल जाते हैं, चल, गतिशील, सक्रिय, एक्टिव स्पर्म यानी शुक्राणु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये हो गई अपने क्या? शुक्र जनन की प्रक्रिया। अब इस पूरी शुक्र जनन की प्रक्रिया को अपने शरीर में उपस्थित कुछ हार्मोनों द्वारा क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। तो नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि शुक्र जनन क्रिया के हार्मोनल कंट्रोल को समझाइए, हार्मोनल नियंत्रण को समझाइए। तो देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं शुक्र जनन का हार्मोनल नियंत्रण। देखो अपने मस्तिष्क के अंदर, अग्र मस्तिष्क के अंदर एक ग्रंथि होती है, जो एक अंग भी है, ग्रंथि भी है, जिसको बोलते हैं अपन हाइपोथैलेमस। ठीक है, आपने पढ़ी होगी कि हाइपोथैलेमस है, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि जो अपनी मास्टर ग्रंथि है उसको कंट्रोल करती है। इस हाइपोथैलेमस द्वारा एक हार्मोन निकाला जाएगा, कौन सा? जीएनआरएच। बोले तो पूरा नाम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेड्स का मतलब क्या होता है? जनन अंग। ट्रोपिन का मतलब ना कुछ प्रेरित करने वाला, उनसे कुछ ना कुछ पदार्थ निकालने वाला हार्मोन। अब ये क्या है? गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करवाएगा, किससे करवाएगा? पीयूष ग्रंथि से। तो ये डायरेक्ट जाकर काम करेगा कौन सी ग्लैंड पर? पिट्यूटरी ग्लैंड पर, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि यहाँ से कौन सा हार्मोन निकालेगी? जीएच। बोले तो गोनेडोट्रोपिन। ध्यान रखना, ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग है। ये कौन सा हार्मोन है? ओनली कौन सा है? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। ठीक है, अब उसके बाद में जो गोनेडोट्रोपिन होंगे वो 2 होंगे। एक तो होगा अपने पास में एलएच, एक होगा अपने पास में एफएसएच। एलएच का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच का मतलब आप जानते हो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या कह सकते हैं इसको क्या? पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग काम करेगा कौन सी कोशिकाओं पर? ये करेगा कौन सी कोशिकाओं पर? लेडिंग सेल पर। और ये वाला जो हार्मोन है एफएसएच जो हार्मोन है, ये काम करेगा किसके ऊपर? सर्टोली सेल पर। अब अपने को पता है कि जो लेडिंग कोशिका है वो क्या निकालेगी? टेस्टोस्टेरोन। और सर्टोली कोशिका किस पर काम करेगी? शुक्राणु मात्र कोशिकाओं पर, बोले तो स्पर्मेटोगोनिया पर। और शुक्राणु मात्र कोशिका से क्या बनेंगे? शुक्राणु। और यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन द्वारा किसका? शुक्राणु मात्र कोशिकाओं पर भी कंट्रोल किया जाता है कि वो शुक्र जनन को प्रेरित करे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप देखोगे कि लास्ट में किसका निर्माण हुआ? शुक्राणु। और अपन देखते हैं कि इनमें कौन भाग ले रहे हैं? हार्मोन भाग ले रहे हैं, जो किसके द्वारा निकले? पीयूष ग्रंथि द्वारा। पीयूष ग्रंथि को किसने संकेत दिया? हाइपोथैलेमस ने। किसके थ्रू? जीएनआरएच के थ्रू। तो ये देखो अपन बात हो गया कि शुक्राणु का हार्मोनों द्वारा क्या हो रहा है? कंट्रोल हो रहा है, कि पूरा शुक्राणु के निर्माण में भी अपना जो ब्रेन है वो काम आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं 8 नंबर का
कि शुक्र शुक्र जनन का हार्मोनल नियंत्रण समझे। इस प्रकार से अपने पास में क्या शुक्र जनन का हार्मोनल नियंत्रण। अब अपने पास में शुक्राणु बनकर आया है, इसकी संरचना पूछी जा सकती है विद डायग्राम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शुक्राणु की संरचना। तो सबसे पहले तो इसके अंदर क्या आता है डायग्राम की शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाते हुए इसकी संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र पहले हो गया ना, देखो शुक्राणु का चित्र कैसे बनाना है। ये हो गया इसका शीर्ष भाग, ये हो गई इसकी नेक, ये हो गया इसका कौन सा भाग, मध्य भाग, और ये हो गई इसकी क्या पूंछ, जिससे क्या करेगा गति करेगा। ठीक है, वैसे तो बहुत छोटी सी सेल होती है लेकिन ये छोटी सी सेल ही बहुत बड़ी काम की है। इसी पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। देखो ये होगी अपने पास में शुक्राणु की संरचना। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन इसी की बात करें तो इस भाग को क्या बोलते हैं अपन, शीर्ष। ये भाग हो जाएगा क्या ग्रीवा, ये हो जाएगा इसमें क्या मध्य खंड, और ये हो जाएगी इसकी क्या पूंछ। ठीक है, देखो शीर्ष भाग में क्या क्या होगा, शीर्ष भाग में बीच में क्या पाया जाएगा, इसमें केंद्र, केंद्र के अलावा इसका क्या कोशिका द्रव्य, शुक्राणु एक कोशिका ही तो है, कोशिका द्रव्य हो गया, और इसके अंदर ये हो गई इसमें क्या साइटोप्लाज्म, सॉरी ये हो गई इसकी बाहर वाली चीज जिसको अपन बोलेंगे क्या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका ग्रीवा भाग हो गया। मध्य खंड में से, मध्य खंड में से ध्यान रखना कि किससे मिलकर बना हुआ था, ये माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, शुक्राणु की जो पूंछ होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, वो बनी होती है इससे तारक कायस। ठीक है, और ये इसकी मध्य अक्ष या केंद्रीय अक्ष भी इसको बोल सकते हैं। अब आप देख सकते ये क्या है इसके ऊपर, तो ये शीर्ष भाग पर एक टोपीनुमा संरचना होती है जिसको बोला जाता है क्या एक्रोसोम। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको एक्रोसोम, और हिंदी में बोलेंगे इसको क्या अग्रपिंड। अब देखो ये तो हो गई इसकी संरचना की बात, अब इसका वर्णन करेंगे तो सीखेंगे अपन की शुक्राणु को मुख्य रूप से, अगर मेन मुख्य रूप से देखें तो तीन ही भाग है, शीर्ष मध्य खंड और पूंछ, ये भी आता है। ठीक है, लेकिन इसका इतना ज्यादा काम नहीं है, लेकिन मेनली शीर्ष है, मध्य खंड और क्या है इसकी पूंछ। शीर्ष भाग की बात करें जो चित्र में है वो लिख दो कि इसके शीर्ष भाग में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है जो शुक्राणु की क्रियाओं को नियंत्रित करेगा। केंद्र के चारों तरफ या कह सकते हैं इसके शीर्ष भाग में कोशिका द्रव्य भरा होता है, और कोशिका द्रव्य के चारों तरफ क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। फिर बात करें कि इसके शीर्ष भाग पर एक टोपीनुमा संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं, अग्रपिंड कहा जाता है, और एक्रोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम को कहा जाता है स्पर्मलाइसिन एंजाइम। और ये स्पर्मलाइसिन एंजाइम दो होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है हाइलुरोनिडेज, बहुत ही सिंपल सा नाम है, और दूसरा क्या है अपने पास में एक्रोसीन। ये दोनों एंजाइम क्या करेंगे, जब ये शुक्राणु महाराज कहाँ पहुंचेंगे अपने पास, अंडाणु के पास पहुंचेंगे, तो वहां पर फर्टिलाइज होने के लिए अंडाणु को तोड़ना पड़ेगा। उस चक्करव्यूह को तोड़ने के लिए अपने पास में, इसके पास में कितने एंजाइम होंगे, दो एंजाइम होंगे, हाइड्रोडेज और एक्रोसीन। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं इसका क्या मध्यखंड, मध्यखंड सीधा सा दिख रहा है, दूसरा लगा के लेकिन ये मध्यखंड, तो मध्यखंड किससे बना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके मध्यखंड और शीर्ष को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया जहां पर आ गया वहां पर क्या आ गई अपने पास में एनर्जी, मतलब पूरे शुक्राणु को सक्रिय रखने के लिए जो ऊर्जा प्रदान करता है, गति प्रदान करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो कहां से मिलेगी, इसको माइटोकॉन्ड्रिया से। और नेक्स्ट आ जाती है इसकी क्या पूंछ भाग, पूंछ भाग का निर्माण किससे होता है, इसके तारक काय से, पूंछ द्वारा शुक्राणु को गति मिलती है। ये हो गया अपने पास में क्या शुक्राणु। ठीक है, अब अपन बात करें जब मैथुन क्रिया जब होती है, मैथुन क्रिया का मतलब होता है जब शुक्राणु को मादा जनन अंगों तक पहुंचाया जाता है। इंटरकोर्स जब क्रिया होती है तो मैथुन क्रिया के दौरान लगभग कितने
20 से 30 करोड़, ठीक है, इतने शुक्राणु निकल, देखो कितने, 20 से 30 करोड़ शुक्राणु निकल रहे हैं, सोचो। अब इन 20 से 30 करोड़ में कितने परसेंट, 60% क्या होनी चाहिए, आकारिक की दृष्टि से वो सही होनी चाहिए, और इनमें भी कितने परसेंट, 40% जो है वो निषेचन योग्य होने चाहिए, तभी जाकर क्या हो पाएगा, निषेचन हो पाएगा। तो ये ध्यान रखना कि मैथुन क्रिया के दौरान जब वीर्य स्खलन होता है तो उसमें लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित किए जाते हैं, जिसमें 60% आकारिक की दृष्टि से सही होनी चाहिए, 40% क्या होनी चाहिए, निषेचन योग्य होनी चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, ठीक है। ये हो गई अपने पास में क्या, शुक्राणु की संरचना। अब अपन नेक्स्ट पक्ष पर चलते हैं, उसका नाम है क्या, अंड जनन, और अंड जनन की क्रिया। तो देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, अंड जनन। शुक्राणु बनकर तैयार है अपने पास में, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए अपने को क्या दूसरी चीज भी चाहिए, जिसका नाम क्या है, अंडाणु, ठीक है। तो अंडाणु की प्रक्रिया यानी कि अंडजनन प्रक्रिया पड़ेगी। परिभाषा देखो सिंपल सी वही होगी, वहां पर क्या थी, शुक्राणु मात्र कोशिकाएं, यहाँ पर क्या होगी, अंडमात्र कोशिकाएं, और अंडमात्र कोशिका से क्या बनेगा, यहाँ पर अंडाणु बनेगा, लेकिन जितना दिख रहा है उतना है नहीं है, ठीक है। शुक्रजनन से थोड़ी सी टिपिकल प्रोसेस है, फीमेल में वैसे भी देखो आप कुछ भी चीज देखो टिपिकल होती है, ठीक है। तो देखो अब अपन बात करते हैं अंडजनन की। तो अंडजनन कब स्टार्ट होता है, देखो शुक्रजनन कब स्टार्ट हो रहा था, जब प्यूबर्टी आ रही थी, यानी कि यौवनारंभ के समय। लेकिन अंडजनन कब स्टार्ट होता है, जब जो स्त्री है या लड़की है जब भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान रहती है, ठीक है, जब उसका एम्ब्रियो बन रहा होता है, तभी से उसमें देखो क्या स्टार्ट हो जाता है, अंडजनन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखो जब अपन बात करें कि वो कौन सी अवस्था में है, उसकी भ्रूणीय अवस्था में है, तो भ्रूणीय अवस्था के अंदर ही उसके अंदर बहुत सारी क्या बन जाएगी, ये क्या बन गई अपने उसके पास में oogonia, यानी कि अणमात्र कोशिका, ठीक है। ये अपनी संख्या में वृद्धि करती रहेगी, ठीक है। जैसे कि अपन मान ले कि एक उगोनिया थी अपने पास में, तो एक उगोनिया क्या करी, समसूति विभाजन से अपनी संख्या में क्या कर ली, वृद्धि कर ली, ठीक है। अब जब कौन सी अवस्था आएगी, जन्म प्रावस्था आएगी, यानी जन्म हो जाएगा, जन्म के बाद भी बोल सकते हैं अपन कि जन्म के बाद इनमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट होगा, और अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कौन सी अवस्था में रुक जाएगा, वो ओनली प्रोफेज फर्स्ट में रुक जाएगा, इनके अंदर, ठीक है। इनसे बनने वाली जो सेल होगी, इनसे बनने वाली जो सेल होगी ये वाली, इसको बोलेंगे अपन क्या, प्राथमिक oocyte। और इस प्राथमिक oocyte में डिवीजन यानी कि जो मियोसिस हो रहा है वो कौन सी स्टेज में रुक जाएगा, प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में रुक जाता है। फिर इसके बाद में क्या होगा कि जब यौवनारंभ अवस्था आएगी, उस यौवनारंभ अवस्था के दौरान क्या होगा, इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होगा। अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होने से असमान विभाजन होता है, असमान का, और एक छोटी कोशिका बनेगी, एक बड़ी कोशिका बनेगी। जो छोटी कोशिका बनेगी उसको बोलेंगे अपन प्राथमिक ध्रुवीयकाय, और जो बड़ी सेल बनेगी उसको बोलेंगे अपन क्या, द्वितीयक अंड कोशिका, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली ये है कि जब oogonia बन रही है, oogonia से क्या बनी अपने पास में, प्राथमिक oocyte। ये प्राथमिक oocyte के चारों तरफ बहुत सारी कोशिकाओं का क्या हो जाता है, आवरण जमा हो जाता है, तो ये बन जाती है अपने पास में क्या, प्राथमिक पुट्टिकाएं। तो यही प्राथमिक पुट्टिकाएं यौवनारंभ तक रहेगी, और यौवनारंभ तक ये बहुत सारी पुट्टिकाएं इनमें नष्ट हो जाएगी, लगभग कितनी, 60 से 80 हजार ही, लगभग 60 से यानी 60,000 से, मतलब वैसे नहीं, 60,000 से कितनी, 80,000 तक पुट्टिकाएं बनती है। फिर इन्हीं से आगे क्या बनते रहेंगे, अंडाणु बनते रहेंगे, ठीक है। अब प्राथमिक अपने पास में यहाँ पर पुट्टिका बनी, प्राथमिक पुट्टिका से फिर उसके बाद में एक और लेयर बन जाएगी इसके ऊपर ऐसी प्रकार की, जो फिर कौन सी पुट्टिका बनेगी, द्वितीय पुट्टिका, द्वितीय पुट्टिका से तृतीय पुट्टिका, तृतीय पुट्टिका के बाद में जो लास्ट में बचेगी अपने पास में वो क्या बनेगी, अपने पास में ग्राफियन पुट्टिका,
तो ये है कि प्राथमिक ओसाइट जैसी बनी तो उसके साथ में क्या बन गई, प्राथमिक पुट्टिका। प्राथमिक पुट्टिका यौनारंभ तक आते आते कितनी रह जाती है, 60 से 80,000। फिर प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीय पुट्टिका, द्वितीय से तृतीयक, और लास्ट में जो बनती है वो कौन सी बनती है, ग्राफीन पुट्टिका बनती है। ग्राफीन पुट्टिका कैसे, इसका डायग्राम देखा होगा आपने इस प्रकार से, यहाँ पर सेल्स होगी ऐसे, और इसी के अंदर अपने पास में क्या रहेगी, एक द्वितीयक अंड कोशिका, ये वाली जो अपने चारों तरफ एक आवरण और बना लेती है, जिसको बोलते हैं क्या, जोना पेलुसिडा। ठीक है, अब ये ग्राफीन पुट्टिका फटेगी। ग्राफीन पुट्टिका के फटने से क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, यानी अंडोत्सर्ग क्रिया होगी, द्वितीयक अंड कोशिका बाहर आ जाएगी। अब यहाँ पर तो देखो कौन सा विभाजन हुआ अभी, अर्धसूत्री फर्स्ट। अब कौन सा होगा यहाँ पर, अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्री सेकंड लेकिन तभी होता है जब क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो, समझ गए, वरना अर्धसूत्री विभाजन सेकंड नहीं होगा। तो अपन बोलते हैं ना ओव्यूलेशन में एग निकला है, तो वो एग नहीं है, वो क्या है, द्वितीयक oocyte है, द्वितीयक अंड कोशिका ही है वो। ठीक है, अब यहाँ पर जब अर्धसूत्री सेकंड होगा फिर से क्या बनेगी, दो सेल, एक छोटी और एक बड़ी। बड़ी सेल को बोलेंगे यहाँ पर एग, यानी कि बोले तो अंडाणु, और जो छोटी सेल बनेगी वो बनेगी अपने पास में द्वितीयक ध्रुवीय कार्य, और इस अंडाणु का फिर शुक्राणु से क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। तो ये है आपकी क्या, अंडजनन की प्रोसेस। दोबारा देखो क्या हुआ इसमें कि भ्रूणीय अवस्था के दौरान बहुत सारी क्या बनी, उगोनिया बनी। उगोनिया में क्या हुआ, जन्म के बाद प्रोफेज, सॉरी अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन कौन सी अवस्था में रुक गया, प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में रुक गया, जिस दौरान क्या बनी, प्राथमिक oocyte बनी। अब ये oocyte यौनारंभ में आने के बाद में इनमें जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट वो कंप्लीट होगा, इससे क्या बनेगी अपने पास में द्वितीयक अंड कोशिका। जब ये प्राथमिक से द्वितीयक अंड कोशिका बनेगी उसी दौरान प्राथमिक पुट्टिका, यानी कि इसी कोशिका के चारों तरफ बहुत सारी कोशिकाओं का आवरण, जब 2-3 आवरण बनते जाएंगे तो द्वितीय पुट्टिका, तृतीय पुट्टिका, और लास्ट में जो मैच्योर पुट्टिका बनेगी उसका नाम क्या होगा यहाँ पर, ग्राफीन पुट्टिका, जिसके अंदर क्या सुरक्षित रहता है, द्वितीयक अंड कोशिका, ना कि अंडाणु, याद रखना। ठीक है, द्वितीयक अंड कोशिका सुरक्षित रहेगी। जैसे ग्राफीन पुट्टिका यहाँ से फटेगी तो द्वितीयक अंड कोशिका बाहर निकलेगी, ये नहीं। ठीक है, और द्वितीयक अंड कोशिका जब बाहर निकलती है उसको बोलते हैं अपन ओव्यूलेशन, जो भी अपन आगे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, आर्त चक्र की। आर्त चक्र के और भी बहुत सारे नाम है, इसी को बोला जाता है क्या, मासिक चक्र। ठीक है, इसी को बोला जाता है क्या, रज चक्र। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्त चक्र। बात करें अपन जो प्राइमेट्स प्राणी होते हैं, जो ठीक है प्राइमेट्स में कौन आते हैं, जैसे कि मनुष्य और बंदर, तो इन सब में क्या पाया जाता है, आर्त चक्र पाया जाता है। आर्त चक्र में क्या होगा कि हर कितने दिन की अवधि के दौरान, 28 से 29 अवधि के दौरान एक क्या मोचित किया जाता है, क्या निकाला जाता है, एक अंडाणु। अपन फिर देखो अंडाणु बोल रहे हैं, अंडाणु आपकी किताब में दे रखा है, लेकिन हमको पता है कि वास्तव में वो अंडाणु नहीं है, वो क्या होती है, द्वितीयक अंड कोशिका होती है, जो ग्राफीन पुट्टिका द्वारा निकाली जाती है। ठीक है, तो अपन आर्त चक्र या आर्त प्रावस्था की अपन बात करते हैं, या रज चक्र की अपन बात करते हैं, तो इस आर्त चक्र को बांटा गया है कितनी अवस्थाओं में, 4 अवस्थाओं में, जिसमें सबसे पहले अवस्था ही आती है क्या, आर्त प्रावस्था। आर्त प्रावस्था में क्या होगा कि इस प्रावस्था के दौरान, अच्छा अवधि, इसकी अवधि होती है शुरू से लेकर लगभग 3 से 4 दिन तक इसकी अवधि होगी। क्या होगा इस अवस्था में, इसमें क्या होगा कि योनि मार्ग से क्या होता है, रक्त स्राव होता है, ब्लीडिंग होती है। अब ये कैसे हुई, मैंने अपन जब मादा जनन तंत्र पढ़ रहे तो अपन ने पढ़ा था कि गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं, कौन कौन से, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंत स्तर। तो जो अंत स्तर होता है, ये अंत स्तर, इसमें क्या हो जाता है, अपहासित हो जाता है, और अपहासित होकर रक्त स्राव के रूप में बाहर निकलता है। इसी को बोलते हैं अपन कौन सी अवस्था, आर्तव प्रावस्था। और आर्तव प्रावस्था तभी होगी जब क्या नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा। तो निषेचन नहीं होगा तो ये जो अंत स्तर है अपहासित हो जाता है, और रक्त स्राव के रूप में क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। दूसरी जो इसमें अवस्था आती है, दूसरी इसमें अवस्था आती है कौन सी अवस्था, फोलिकल स्टेज, यानी कि पुट्टिकीय प्रावस्था। पुट्टिकीय प्रावस्था की बात करें तो इस अवस्था में क्या होगा कि रक्तस्राव होने के बाद में जो प्राथमिक पुट्टिका है, ये प्राथमिक पुट्टिका में परिवर्तन होगा, इससे द्वितीय पुट्टिका बनेगी, फिर आगे तृतीय पुट्टिका बनेगी,
और लास्ट में क्या बनेगी इसमें कौन सी पुट्टिका, ग्राफियन पुट्टिका। ठीक है, तो प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीयक, तृतीयक और ग्राफियन पुट्टिका जो बन रही है वो कौन सी प्रावस्था में बन रही है, पुट्टिकीय प्रावस्था में बन रही है। और इस दौरान क्या होता है कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित, कौन सी ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा दो हार्मोन, कौन कौन से, अभी अपन ने बात करी कौन से, एलएच और एफएसएच। एलएच का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच यानी पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। इन हार्मोनों का स्राव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब इन हार्मोनों का स्राव जो बढ़ जाएगा, तीसरी अवस्था आएगी, कौन सी अवस्था, अंडोसर। अंडोसर बोले तो ओव्यूलेशन। ठीक है, तो शुरू के 3 से 4 दिन तक तो ये आ गई, उसके बाद में 5वें दिन से लेकर लगभग 11वें 12वें दिन तक अवस्था कौन सी आ गई, पुट्टिकीय प्रावस्था आ गई। उसके बाद में आता है कौन सी अवस्था, अंडोसर, जो मुख्य रूप से देखा जाए तो मैक्सिमम भी कौन से दिन होती है, 14वें दिन, लेकिन 14 से 11वें 12वें या फिर 15वें 16वें दिन तक भी ये हो सकती है। अंडोसर में होगा क्या कि जब एलएच हार्मोन का यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्राव बहुत ज्यादा हो जाता है, इस स्थिति को बोलते हैं अपन क्या, एलएच सर्ज। और एलएच सर्ज होने से क्या होगा कि जो ग्राफिन पुट्टिका है, ये ग्राफिन पुट्टिका क्या हो जाती है, फट जाती है। ठीक है, ये अपने पास में जो ग्राफिन पुट्टिका बनती है इस प्रकार से, और इस ग्राफिन पुट्टिका में क्या है बताओ, अंडाणु या द्वितीयक ओसाइड, तो इसमें क्या है, द्वितीयक ओसाइड यानी द्वितीयक अंड कोशिका है। तो ये द्वितीयक अंड कोशिका क्या होगी, इसके फटने से बाहर आ जाएगी, फटेगी, यहाँ से क्या निकलेगी, द्वितीयक अंड कोशिका बाहर निकल जाएगी। अब ये पास में जो फटी हुई ग्राफिन पुट्टिका है, ये क्या कहलाएगी अपने पास में, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो ग्राफिन पुट्टिका के फटने से अंडाणु का या कह सकते हैं द्वितीयक अंड कोशिका का बाहर आना क्या कहलाता है, अंडोसर कहलाता है, जो मुख्य रूप से कौन से दिन होगा, 14वें दिन होगा। ठीक है, अब चौथी जो प्रावस्था आएगी वो कौन सी अवस्था आएगी इसमें, पित्त प्रावस्था। पित्त प्रावस्था क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो कार्पस ल्यूटियम होती है इसको हिंदी में बोला जाता है पित्त पिंडक या पित्त पिंड इसको बोलते हैं। तो ग्राफिन पुट्टिका के फटने से क्या बनेगी इसमें, कार्पस ल्यूटियम बनेगी, और ये कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन स्रावित करती जाएगी, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, जो गर्भाशय की अंतः स्तर है उसको क्या करता है, बनाए रखता है। देखिए देखो इधर, ये पन्ने मादा जनन तंत्र की बात करी, तो ये तो हो गया इसका बाहर, ये तो हो गया इसका बाहरी स्तर, ये इसका कौन सा, मध्य स्तर, और इधर क्या था अपने पास में इसका आंतरिक स्तर। तो इस अवस्था में आर्तप्रावस्था में क्या हुआ कि ये स्तर टूट गया, और ये स्तर टूटा तो ये स्तर रक्तस्राव के रूप में बाहर निकला, इसको अपन कौन सी अवस्था बोले, आर्तप्रावस्था। तो शुरू के 3 से 4 दिन होती, 4 दिन अवस्था होती है, और ये कब होगा, जब निषेचन नहीं हो। ठीक है, इसके बाद में दूसरी अवस्था कौन सी, पुट्टिकीय प्रावस्था। यहाँ पर जो अपने पास में क्या थे, अंडाशय थे, उन अंडाशय के अंदर प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीय तृतीय पुट्टिका, और लास्ट में क्या बनेगी, ग्राफिन पुट्टिका बनेगी। ठीक है, तो ये कौन सी अवस्था में होगा, पुट्टिकीय प्रावस्था में। इस दौरान क्या होगा कि पीयूष ग्रंथि द्वारा एलएच और एफएसएच हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। नेक्स्ट तीसरी अवस्था जब आएगी कौन सी, अंडोसर। तो यहाँ पर अपने पास में जो ग्राफिन पुट्टिका है, यहाँ से जो द्वितीयक अंड कोशिका है वो यहाँ से निकलकर किसमें आ जाएगी, अंडवाहिनी में आ जाएगी। ठीक है, और ये प्रोसेस मैक्सिमम कौन से दिन होती है, 14वें दिन होती है, और यहाँ से अंडाणु कहाँ आ जाएगा, अंडवाहिनी में, और अंडवाहिनी के भी कौन से भाग में, एम्पुला भाग में, जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो सीधी सी बात है कि फर्टिलाइजेशन होने के चांस कौन से दिन ज्यादा रहते हैं, 14वें दिन, या कह सकते हैं 11वें 12वें 13वें 14वें 15वें 16वें दिन तक इसके चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ से ग्राफिन पुट्टिका फट गई, ग्राफिन पुट्टिका फटने के बाद में जो संरचना बनी उसको क्या बोला अपने, कार्पस ल्यूटियम। ल्यूटियम यानी पित्त पिंड अवस्था, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया क्या, पित्त अवस्था। और कार्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन सा हार्मोन निकाला जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकाला जाएगा। ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, गर्भाशय के अंत स्तर को बनाने का काम करता है, क्योंकि मादा जनन तंत्र को थोड़ी पता है कि निषेचन होगा या नहीं होगा, ये केवल क्या करता है, निषेचन होने के बाद में भाई यहाँ पर भ्रूण का रोपण हो उसके लिए उचित माध्यम प्रदान करवाता है। कैसे कि भ्रूण का रोपण होता किससे है, गर्भाशय के अंत स्तर से, इसलिए गर्भाशय का अंत स्तर बना रखना जरूरी है। तो गर्भाशय का अंत स्तर के अनुसार हार्मोन से बना रहेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से बना रहेगा। और अब जब निषेचन ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना, निषेचन नहीं हो रहा है, तो गर्भाशय का जो अंत स्तर है वो वापस टूट जाएगा, वापस टूट जाएगा तो वापस कौन सी अवस्था आ जाएगी, इसमें कौन सी,
आर्त प्रावस्था वापस आ जाती है। तो यहाँ पर मेन चीज ध्यान रखना कि कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय के अंदर स्तर को बनाए रख रखा है। अब मान लो निषेचन हो गया, निषेचन हो गया तो कार्पस ल्यूटियम ऐसे कैसे बनी रहेगी, ठीक है। और कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी तो क्या बना रहेगा, प्रोजेस्टेरोन बना रहेगा। प्रोजेस्टेरोन अगर बना रहेगा तो गर्भाशय का अंत स्तर बना रहेगा, भ्रूण का आगे परिवर्तन होता रहेगा। लेकिन अगर निषेचन ना हो तो ये कार्पस ल्यूटियम एक और संरचना होती है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। तो कार्पस ल्यूटियम चेंज हो जाती है किसमें, कार्पस एल्बिकेंस में, ठीक है। तो ये हो गए अपने पास में क्या, आर्तव चक्र की चारों अवस्थाएं, ठीक है। अच्छा, पित्त परावस्था जो होगी वो अंडोत्सर्ग के बाद में यानी कि 14वें दिन यानी 15वें से लेकर लगभग 26-27वें दिन तक होगी। उसके बाद फिर से कौन सी अवस्था रहेगी, इसमें आर्तव परावस्था। ये हो गया अपने पास में क्या, आर्तव पूरा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें अपन, जिसका नाम है क्या, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन यानी निषेचन और अंतरोपण। पहले बात करें अपन निषेचन की। निषेचन क्या होता है, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का क्या होगा, लगे तो होकर युग्मनज का निर्माण की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। अपन ने जब मादा जनन तंत्र पढ़ा था वहां पर अपन बात करेंगे निषेचन कहाँ होगा, अभी थोड़ी देर पहले भी बात करी, देखो। ये पर मादा जनन तंत्र का एक भाग ले लिया, ठीक है। इधर से प्रकार ये अपने पास में क्या है, पूरी अंडवाहिनी, ठीक है। समझ लो पहले, फिर उसके बाद में अपन लिखेंगे कैसे वो भी देखेंगे। यहाँ पर अपने पास में क्या है, अंडाणु, ठीक है। अब निषेचन कैसे होगा कि यहाँ से कौन से भाग से, इस योनि भाग से यहाँ से क्या प्रवेश करेंगे, बहुत सारे शुक्राणु। और ये पहले पढ़ा कि मैथुन प्रक्रिया के दौरान एक बार बीज स्खलन में लगभग कितने, 20 से कितने 30 करोड़ क्या निकलते हैं, शुक्राणु निकलते हैं। उनमें से कुछ ही, मात्र कुछ 100 शुक्राणु ही कहाँ पर पहुंच पाएंगे, इस मादा जनन भाग तक पहुंच पाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, योनि, और योनि के अंदर जो वातावरण होता है वो कैसा होता है, अम्लीय वातावरण होता है। तो योनि के अम्लीय वातावरण की वजह से कुछ शुक्राणु यहीं पर क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। उनमें जो सबसे एक्टिव होंगे, जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होंगे, केवल वही शुक्राणु यहाँ तक पहुंच पाएंगे। और यहीं पर अपने पास में यहाँ पर इसी अंडाशय से क्या मुक्त किया गया है, एक अंडाणु। तो यहाँ से अंडाणु मुक्त हुआ और यहाँ से क्या आ गया, यहाँ पर शुक्राणु आ गया। अब जब अंडाणु और शुक्राणु अगर साथ साथ ही अगर यहाँ पर पहुंचते हैं तो ही कौन सी प्रोसेस होगी, निषेचन की प्रक्रिया होगी, वरना नहीं होगी। तो इसीलिए हर मैथुन क्रिया के अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि निषेचन हुई। सेम टाइम पर अंडाणु यहाँ पर होना चाहिए, सेम टाइम पर यहाँ पर शुक्राणु यहाँ पर होना चाहिए, तभी कौन सी प्रोसेस हो पाएगी, यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया हो पाएगी। और निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो अंडवाहिनी के कौन से भाग में होती है, एम्पुला भाग में होती है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तुम्बिका। यहाँ पर निषेचन की क्या होगी, प्रक्रिया होगी। तो निषेचन की प्रोसेस में सबसे पहला आता है शुक्राणुओं का मादा जनन भाग तक पहुंचना। बोले इसके अंदर लिखेंगे, एक निषेचन पूछ ले तो निषेचन की पहली अवस्था क्या आ गई कि शुक्राणु का कहां तक पहुंचना, मादा जनन भाग तक पहुंचना। तो पहुंचने को बता दिया कि 20 से 30 करोड़ निकलेंगे, उनमें से कुछ शुक्राणु ही मादा जनन भाग तक पहुंचेंगे, क्योंकि कुछ शुक्राणु जो है या मैक्सिमम शुक्राणु जो है वो योनि के अम्लीय वातावरण के कारण यहाँ पर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। केवल क्रियाशील ही कहाँ पहुंच पाएंगे, अंडाणु के पौध में पहुंच पाएंगे। उसके बाद में आता है दूसरा, शुक्राणु का अंडभेदन या शुक्राणु द्वारा अंडभेदन। अब अपन ने पढ़ा था अभी शुक्राणु की संरचना में, जो शुक्राणु होता है, ठीक है, इसके शीर्ष भाग में यहाँ पर क्या होता है, एक्रोसोम, ठीक है, अग्रपिंड पाया जाता है। इस एक्रोसोम में क्या होते हैं, अंडाणु की झिल्ली को तोड़ने वाले एंजाइम होते हैं, जब मैंने बात करी दो, और कौन से, हाइलुरोनिडेज और एक्रोसिन, ठीक है। तो वो एंजाइम क्या करेंगे, अंडाणु की झिल्ली, ये अपने पास में क्या है, अंडाणु है, इस झिल्ली को क्या करेंगे, यहाँ पर तोड़ देंगे इस प्रकार से। तो शुक्राणु का शीर्ष भाग तो अंडाणु में प्रवेश कर जाएगा और इसका जो पूंछ वाला भाग वो कहाँ रह जाएगा, बाहर रह जाएगा। और
इसकी जो झिल्ली है उसमें कुछ पुट्टी के परिवर्तन हो जाएंगे, जिसकी वजह से दूसरा कोई शुक्राणु है वो इसके अंडाणु को निषेचित नहीं कर पाएगा। ओनली एक अंडाणु को, ओनली कितना, एक शुक्राणु ही क्या कर पाता, निश्चित कर पाता। देखो निकले कितने थे, 20 से 30 करोड़, पहुंचे कितने, 100, उनमें से निश्चित कितने का हुआ, मात्र एक का ही हुआ। बाकी जो शुक्राणु है वो बाहरी ही रह जाते हैं। तो एक शुक्राणु का केवल एक अंडाणु से, एक अंडाणु का एक शुक्राणु से क्या होगा, निषेचन होगा। अब निषेचन होने के बाद में ये भी देखो, ये भी क्या है, ये अंडाणु नहीं है, ये क्या है, अंडकोशिका है। वो भी कौन सी, द्वितीयक अंडकोशिका। अब अपन ने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन के बाद में ये द्वितीयक अंडकोशिका है वो बदल जाती है इसमें अंडाणु में। अब बनेगा इससे अंडाणु और यहाँ पर शुक्राणु अपना केंद्र छोड़ देगा, तो शुक्राणु और अंडाणु के केंद्र है वो आपस में संलयित हो जाएंगे। तो तीसरी जो प्रोसेस आएगी, इसमें शुक्राणु व अंडाणु के केंद्र को क्या क्या, संलयन। तो केंद्र का संलयन होगा इसमें तीसरी प्रोसेस में। अच्छा, केंद्र का जब संलयन होगा, दोनों केंद्रों का, शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रकों का जब संलयन होगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, युग्मनज यानी कि जायगोट। जायगोट का क्या हो जाएगा यहाँ पर, निर्माण हो जाएगा। ठीक है, युग्मनज निर्माण के बाद में फिर अपने पास में जो टॉपिक आते हैं या अवस्था आती है वो देखो, यहाँ पर हो गया अपने पास में ये मैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या, फर्टिलाइजेशन, इस जगह क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पर स्पर्म आके जुड़ा, तो यहाँ पर क्या बना अपने पास में, युग्मनज यानी कि जायगोट। अब इस युग्मनज में क्या होगा, विदलन होगा। ठीक है, विदलन, विदलन का मतलब क्या होता है, अगर एक परिभाषा पूछ ले कि विदलन किसे कहते हैं, तो विदलन का मतलब होता है, विदलन को बोलते हैं क्लीविजेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि युग्मनज की कोशिकाओं की संख्या में तो वृद्धि होगी लेकिन आयतन में कोई वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से युग्मनज से कितनी कोशिका, 2, 4, 8 और फिर 16 कोशिका। जब 16 कोशिका जब बन जाएगी, यहाँ पर 16 कोशिकाओं का जब भ्रूण बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं, पर हिंदी में तो कौन सी अवस्था, सूतक प्रावस्था, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या, मोरूला प्रावस्था। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज आएगी इससे आगे वाली, वो आएगी क्या, ब्लास्टूला। ठीक है, कौन सी स्टेज आएगी, ब्लास्टूला अवस्था। अच्छा, 2, 4 और 8 जो कोशिकाएं बन रही होती है उनको बोला जाता है क्या, ब्लास्टोमियर। ठीक है, इसमें ब्लास्टोमियर जब 16 हो जाएगी तो सूतक अवस्था है, मोरूला इससे ज्यादा होती है, कौन सी अवस्था है, ब्लास्टूला अवस्था, जिसमें क्या होगा कि जो मोरूला अवस्था है वो तो एक ठोस गेंद के समान है, जबकि जो ब्लास्टूला अवस्था है उसके बीच में क्या बन जाती है, गुहा बन जाती है, ऐसे बीच में गुहा बन जाएगी, तो ये खोखली गेंद के समान है। मोरूला है वो एक ठोस गेंद के समान है, इसके अंदर क्या पाई जाती है, गुहा पाई जाती है, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसील, कोरक गुहा। इसका जो बाहरी आवरण है ये कहलाता है क्या, पोष कोरक, और अंदर जो कोशिकाओं के समूह है उनको बोलते हैं क्या, अंतर कोशिकीय समूह। तो जो पोषकोरक है, पोषकोरक को बोलते हैं अपन क्या, ट्रोफोब्लास्ट। तो जो पोषकोरक है यहाँ पर, ये गर्भाशय के अंत स्तर के साथ में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, और अंतर कोशिकीय समूह है ये अंदर क्या बनाता रहेगा, इसमें भ्रूण बनाता रहेगा। और अपन देखेंगे कि कुछ समय बाद में यहाँ पर जो गर्भाशय के ऊतक है वो उसको अपने क्या कर लेते हैं, आवृत कर लेते हैं। तो यहाँ पर ब्लास्टुला का गर्भाशय से क्या हो गया, रोपण हो गया, जुड़ गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, अंतर रोपण। तो निषेचन हुआ, उसके बाद में विदलन हुआ, विदलन में ये सारी प्रोसेस हुई, और जब ये प्रोसेस बन गई अपने पास में, ब्लास्टुला अवस्था जब आ गई, तो ब्लास्टुला अवस्था किससे जुड़ गई, गर्भाशय के अंतस्तर से जुड़ गई। तो ब्लास्टुला का तो बाहरी भाग कौन सा जुड़ा, कोषकोरक, और गर्भाशय के क्या जुड़े, अंत है स्तर। और जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो एक संरचनात्मक इकाई बनाते हैं, जिसको बोलते हैं अपन क्या, अपरा, या बोलते हैं क्या, प्लेसेंटा। तो अपरा या प्लेसेंटा का निर्माण कौन करेंगे, देखो, कोषकोरक प्लस
गर्भाशय के उत्तर। और जब पोषकोर गर्भाशय के उत्तर से जुड़ता है तो अंगुलीनुमा उभार बनाता है, जिसको बोलते हैं अपन जरायु अंकुर। तो जरायु अंकुर प्लस गर्भाशय के उत्तर, ये दोनों मिलकर के एक संरचना बनाएंगे क्या, प्लेसेंटा, या कह सकते हैं इसको क्या, अपरा, जिससे कि भ्रूण गर्भाशय से क्या प्राप्त करता रहेगा, पोषण प्राप्त करता रहेगा। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे काम है किसके, प्लेसेंटा के। तो अपन प्लेसेंटा के बारे में कार्य पूछ सकता है कि प्लेसेंटा के क्या बताओ, कार्य बताओ। तो यहाँ पर तो हो गए अपने निषेचन, विदलन और अंतरोपण की प्रोसेस। सबसे पहले निषेचन हुआ कहाँ पर, अंडवाहिनी के कौन से भाग में, खुला भाग में, इससे क्या बना, युग्मनज बना। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, युग्मनज में क्या हुआ, लगातार विदलन। विदलन से पहले 2 कोशिका, 4, 8, 16। जब युग्मनज 16 कोशिका का जब हो गया तो उसको बोले तंतुतक परावस्था है, मोनुलावस्था। उसके बाद में जब आगे की ओर बढ़ता है 16 से अधिक कोशिका का अवस्था, सॉरी तो अवस्था जब आ जाती है तब कौन सी अवस्था, ब्लास्टुला अवस्था। इस ब्लास्टुला अवस्था के बाहर का आवरण तो क्या कहलाता है, कोशकोरक। इसके अंदर कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, अंतरकोशिकीय समूह। तो कोशकोरक क्या करेगा, आगे जरायु अंकुर बनाएगा, इस प्रकार से इसे उभार बनाएगा। ये उभार गर्भाशय से जुड़ जाते हैं, गर्भाशय उत्तक इसको आवृत कर लेता है। दोनों के जुड़ने से एक संरचना बनती है, इसको बोलते हैं क्या, प्लेसेंटा या अपरा। अब इसके बाद में क्वेश्चन बनता है इसके अंदर कि प्लेसेंटा के कार्य बताओ, या प्लेसेंटा के द्वारा निकलने वाले हार्मोनों का कार्य बताइए, वर्णन कीजिए। देखो नेक्स्ट अपन बात करें अपरा या प्लेसेंटा। तो इसके कार्य पूछ सकता है अपने से कि अपरा या प्लेसेंटा की क्या बताओ, कार्य बताओ। अपन इसके मुख्य कार्यों की बात करें, अगर अपन मुख्य कार्य की बात करें तो इसका मुख्य कार्य है क्या, एक तो पोषक पदार्थों का, पोषक पदार्थों का क्या करती है, ये परिवहन मतलब आदान प्रदान करती है। ठीक है, आदान प्रदान में क्या करेगी, मतलब गर्भाशय से क्या पहुंचाएगी, भ्रूण में पहुंचाती है। दूसरा O2 है, CO2 का विनिमय करेगी यहाँ पर। ठीक है, तीसरा जो भ्रूण में उत्सर्जी पदार्थ बनेंगे उन उत्सर्जी पदार्थों को, उत्सर्जी पदार्थों का भी क्या करेगी, परिवहन करेगी। मतलब भ्रूण में जो उत्सर्जी पदार्थ बनेगा वो माता के रक्त में डालने का काम करेगी। नेक्स्ट आता है इसके हार्मोनल कार्य। हार्मोनल कार्य का मतलब है, इसको दूसरा भी पूछ सकता है कि अपरा या प्लेसेंटा के अंतःस्रावी रूप में कार्य बताइए। अंतःस्रावी मतलब हार्मोनल कार्य। अपरा द्वारा कौन कौन से हार्मोन निकाले जाते हैं, तो देखो अपरा द्वारा कौन कौन से हार्मोन निकाले जाते हैं, एक आता है इसमें कौन सा, HCG। इसका पूरा नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। दूसरा है इसके अंदर कौन सा, HEL, इसका नाम है ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजन, जो दुग्ध ग्रंथियों को प्रेरित करेगा। तीसरा आता है इसके अंदर कौन सा, रिलैक्सिन हार्मोन। नाम से पता चला रिलैक्सिन हार्मोन जब गर्भाशय में संकुचन होगा प्रसव क्रिया के अंदर, ये उस दर्द को कम करने का काम करेगा। नेक्स्ट आता है इसमें कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, जो दुग्ध ग्रंथियों को या दुग्धता को प्रेरित करता है। और नेक्स्ट ये आता है इसमें पांचवा आता है कौन सा, एस्ट्रोजन। तो ये 5 हार्मोन है ABCD, ये 5 हार्मोन निकाले जाते हैं किसके द्वारा, अपरा के द्वारा। अब इनमें से आप देखोगे कि जो 3 हार्मोन ये वाले HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये कब निकलेंगे, ये तभी निकलेंगे जब महिला प्रेग्नेंट है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ही निकलेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो 2 होते हैं प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, ये महिला प्रेग्नेंट नहीं हो तो भी रहते हैं, लेकिन इनकी मात्रा इस समय क्या हो जाती है, थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो ये हो गया अपना अपरा के क्या मुख्य कार्य और इसके हार्मोनल कार्य। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें सहगर्भता और भ्रूण के परिवर्तन की। अपराध जैसे जैसे उसको पोषण देते रहेंगे वैसे वैसे भ्रूण का क्या होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। अपने को पता है कि मनुष्य के अंदर जो गर्भावधि होती है, सहगर्भता की अवधि होती है, वो कितने महीने की होती है, 9 महीने की। तो उस दौरान क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, तो अपन उसको नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सहगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्तन। युग्मज निर्माण से लेकर के शिशु के निर्माण तक की, फीटस निर्माण तक की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है, सहगर्भता कहा जाता है। इस दौरान भ्रूण के अंदर कई प्रकार के परिवर्तन होंगे। ठीक है, जिससे कि अलग अलग प्रकार के अंग बनेंगे। ठीक है, अपन बात करें भ्रूणीय परिवर्तन की यहाँ पर, तो भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान क्या होगा, यहाँ पर भ्रूण के कितने स्तर बनेंगे, 3 स्तर बनेंगे।
कौन कौन से? पहला एक्टोडर्म, दूसरा मध्य स्तर मेसोडर्म और तीसरा एंडोडर्म। बाह्य, मध्य और अंतः स्तर, इन्हीं तीनों स्तरों से क्या होगा? सभी अंगों का क्या होगा? निर्माण होगा। सभी अंगों का क्या होगा? निर्माण होगा। अब इसके अंदर एक सेल आती है जिसको बोलते हैं क्या? स्टेम सेल, स्टेम कोशिका। ये ऐसी कोशिका होती है जिससे किसी भी अंग का निर्माण संभव है। तो वह कोशिका जिससे किसी भी अंग का निर्माण संभव है या बना सकती है, उस सेल को बोला जाता है क्या? स्टेम। ठीक है, तो ये हो भ्रूणीय परिवर्तन के अंदर बात। अब अपन बात करें कि जो 9 महीने की अवधि है उस दौरान मुख्य मुख्य कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो अपन बात करें कि जो पहला माह होता है, तो पहले माह के जो बाद किसका निर्माण हो जाता है? यहाँ पर हृदय का निर्माण हो जाता है। और इस हृदय के निर्माण होने के बाद में हृदय की धड़कन को किससे? स्टेथोस्कोप, जो हृदय धड़कन सुनने का यंत्र आता है, उससे आसानी से अपन इसमें सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले माह के बाद क्या होगा? हृदय का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। दूसरे माह में अपन देखें तो दूसरे माह में देखते हैं तो इसकी क्या? पैर व जो अंगुलियां है वो क्या होने लग जाती है? विकसित होने लग जाती है। अपन 12वें सप्ताह की बात करें, 12वें सप्ताह की बात करें, लगभग तीसरे माह की अपन बात करते हैं, तो उसके सभी जो अंग तंत्र है, मुख्य जो अंग तंत्र है, श्वसन तंत्र वगैरह, ठीक है, ये सभी श्वसन तंत्र हो गए, पाचन तंत्र वगैरह, ये सभी अंग क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं या पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। 5वें माह की अगर बात करते हैं, जो आपके बुक में दे रखा है, तो 5वें माह में उसमें क्या दिखाई देगी? पहली गतिशीलता दिखाई देगी। ठीक है, बोलते हैं ना, हम टीवी वगैरह देखते हैं, वो पेट में बच्चा लात मार रहा है वगैरह वगैरह, तो वो जो गतिशीलता है वो कब दिखाई देगी? 5वें माह में। फिर अपन देखते हैं 24वें माह में, तो 24वें सप्ताह में, तो 24वें सप्ताह में अगर देखा जाए तो 24वें सप्ताह में क्या होगा? उसके शरीर पर क्या होंगे? बाल, शरीर पर बाल उगेंगे, वो भी कैसे? कोमल बाल, जो पलके हैं वो पलके क्या हो जाती है? इसकी खुल जाती है। और लास्ट में 9 माह बाद एक विकसित शिशु का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और वो शिशु अब आगे प्रसव के लिए क्या है? तैयार। तो ये हो गए भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान होने वाले कुछ परिवर्तन। ये भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान बनने वाले 3 स्तर, इन सभी का निर्माण होता है और ये होगी इसमें क्या? स्टेम सेल। ठीक है, और यहाँ पर एक ध्यान देना कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म सभी अंग बन रहे हैं, इसी को बोलते हैं गेस्टुलीकरण, गेस्टुलेशन। तो पहले क्या है? मोरुला, फिर ब्लास्टुला, इसके बाद में गेस्टुला, गेस्टुला में ये सारे काम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसका नाम है क्या? प्रसव और दुग्ध स्त्रावण। नेक्स्ट अपन बात करें प्रसव व दुग्ध स्त्रावण की, तो क्या होगा? देखो इसमें जैसे ही 9 माह पूर्ण हो जाते हैं, तो 9 माह पूर्ण होने पर गर्भाशय में क्या होगा? गर्भाशय में तीव्र संकुचन होते हैं। और गर्भाशय में जो तीव्र संकुचन होते हैं उससे कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलेगा। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन इन संकुचनों को और बढ़ा देता है। और ये जो संकुचन होते हैं इनको कहा जाता है क्या? गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त। तो ऑक्सीटोसिन के निकलने से ये प्रतिवर्त और भी ज्यादा क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। ठीक है, अपन देखें कि जो प्रसव क्रिया है, ये प्रसव क्रिया है वो एक प्रकार से कैसी क्रिया है? ये प्रसव क्रिया है तंत्रिका अंतःस्रावी, मतलब इसमें तंत्रिकाएं भी काम आ रही है, अंतःस्रावी में काम आ रही है। ठीक है, अब उसके बाद में अपन देखें ऑक्सीटोसिन जैसे जैसे निकलता जाएगा, ये जो संकुचन है वो और भी ज्यादा क्या हो जाते हैं? तीव्र होते जाते हैं। जैसे ये तीव्र होगा ये बढ़ेगा, ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा तो वैसे ही संकुचन और भी ज्यादा तीव्र हो जाएंगे। और गर्भाशय में संकुचन के फलस्वरूप शिशु है वो बाहर आ जाएगा, इसको अपन बोलेंगे कौन सी प्रोसेस? प्रसव। और प्रसव होने के बाद शिशु आने के बाद में उसमें क्या? जो अपरा है वो अपरा भी क्या आ जाती है? बाहर
निकल जाती है। तो इस प्रकार से प्रसव पूरा होता है। अब आप देखोगे प्रसव प्रक्रिया में मुख्य हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। इसलिए ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है कौन सा हार्मोन? प्रसव हार्मोन। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अपन ने पढ़ा कौन सा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इस हार्मोन को कहा जाता है कौन सा हार्मोन? गर्भधारण हार्मोन, क्योंकि यही गर्भाशय के अंतस्तर को बनाकर रख रखा था, जिसकी वजह से गर्भधारण को रखा था। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन को बोलते हैं गर्भधारण हार्मोन, ऑक्सीटोसिन को बोला जाता है कौन सा हार्मोन? प्रसव हार्मोन। और लास्ट का जो टॉपिक आ जाता है इसमें कौन सा? वो आ जाता है क्या? दुग्ध स्राव। ठीक है, तो यहाँ पर जो लैक्टोजन हार्मोन है या प्रोलैक्टिन हार्मोन है, उस प्रोलैक्टिन के हार्मोन से दूध ग्रंथियां प्रेरित होगी और उनसे क्या होगा? दुग्ध का स्रावण होगा। कौन सा हार्मोन का हमारा यहाँ पर? प्रोलैक्टिन। ठीक है, इससे क्या होगा? दुग्ध का स्राव होगा। और जो प्रथम दुग्ध स्रावित होता है उसको बोलते हैं क्या? कोलेस्ट्रम, या हिंदी में बोले तो उसको बोलते हैं क्या? खीस बोला जाता है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्या पाई जाती है? पोषक तत्व और एंटीबॉडी की बहुत सारी प्रतिरक्षी पाई जाती है, जो शिशु को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाती है। और आपको पता है कि माता के दुग्ध में मुख्य रूप से कौन सी प्रतिरक्षी होती है? IgA प्रतिरक्षी होती है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि शिशु को प्रथम 6 माह तक माता का दुग्ध पिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? एनर्जेटिक तत्व, पोषक तत्व और बहुत सारी प्रतिरक्षी होती है, जो उसको विभिन्न प्रकार के रोगों से क्या होगी? ये हो गया है आपके चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। जिस जहां जहां पर जो जो क्वेश्चन बन रहे थे अपन वहां पर उनकी बात करी, अपन ने इसको बोर्ड के अंदर आने वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को पढ़ा। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप अपने साथियों को जो भी 12th क्लास में है, पढ़ रहे हैं, उनको शेयर करें, और ये वीडियो उनके लिए बहुत काम आने वाली है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर करें और अपने साथियों को भी शेयर करके इनको सब्सक्राइब करवाने के लिए बोले।